जी अस्सलाम वालेकुम। KF5 लेक्चर 10। अच्छा जी, आज हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है। इधर आ जाएं वापस। आज हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है, डेट इज ऑन पेज नंबर 21। सॉल्विंग थ्योरी क्वेश्चंस IAS 38। थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। थ्योरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल ये है, नोट कुछ नहीं करना आपने। एक हमारी डिस्कशन होगी इनिशियल रिकॉग्निशन पे, एक हमारी डिस्कशन होगी इनिशियल मेजरमेंट पे, और एक हमारी डिस्कशन होगी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे। अगर कभी भी थ्योरी का सवाल आ जाए तो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर जो है वो दो तीन बातें आपने करनी होंगी, इनिशियल मेजरमेंट पे दो तीन बातें करनी होंगी, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे दो तीन बातें करनी होंगी। वो क्या करनी होंगी? वो सारी वही हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। थ्योरी का छोटा से छोटा सवाल भी आ जाए या बड़ा से बड़ा सवाल भी आ जाए तो उसको अगर हम ये हेडिंग्स बना के प्लान कर लें तो फिर कुछ ना कुछ हम लिख आएंगे पेपर में, वरना थ्योरी के सवाल में हो सकता है हम चीजें मिस कराएं। अच्छा जी, एसेट इनिशियल रिकॉग्निशन इंटेंजिबल के लिए दो शराइत हैं। नंबर 1 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, अगली बात IAS 38 ऐसे हम पेपर में शुरू किया करेंगे। IAS 38 इजाजत देता है इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करने की अगर ये दो शराइत पूरी करें, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हो और कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली। अब ये इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, बस सिंपल सा IAS 38 अलाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेंजिबल इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। साथ साथ बोलते जाएं, याद करते रहें। ये पहली लाइन लिख देंगे। सिंस के बाद लिखा करेंगे एसेट का नाम। मिसाल के तौर पे कोई फॉर्मूला है, सिंस फॉर्मूला एक्वायर्ड, कभी एक्वायर्ड होगा और कभी सिंस फला चीज एक्वायर्ड या सिंस फला चीज इंटरनली जनरेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन मीट द अबव कंडीशन। अनलेस के सवाल में कुछ लिखा हो ये कंडीशंस आपने हमेशा एज्यूम करना मीट हो रही हैं, फ्यूचर में बेनिफिट आना ही आने और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। तो सिंस फला चीज एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मीट द अबव कंडीशन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का लफ्ज पे लिख के आना है कि इंटेंजिबल के तौर पे से रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। ये हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है रिकॉर्ड भी करना है या नहीं, ये हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्या होगी जी? इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट के अंदर आपको पता है कि इनिशियल मेजरमेंट मैंने कहा था रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं हो सकती। इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट, ये जरूर लाइन लिख के आनी है। आप कहेंगे ये तो सादा सी बात है, वी परचेज फॉर्मूला फॉर 10 मिलियन, इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। ये क्या बात हुई? नहीं, लिख के आएंगे ये, इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। और सवाल के डेटे पे डिपेंड करता है। अगली जो लाइन है जिसे मैं स्काई ब्लू से अब हाईलाइट करने लगा हूं, वो सवाल के डेटे पे डिपेंड करता है कि डेटा है या नहीं। ये येलो वाली लाइन तो लिखनी है आपने। अगली लाइन, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द डेवलपमेंट वर्क, ट्रायल रन कॉस्ट। डेवलपमेंट वर्क के साथ आप ब्रैकेट में लिखेंगे मीटिंग कंडीशंस वाला, मीटिंग क्राइटेरिया वाला, ट्रायल रन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट टू रजिस्टर, डेप्रिसिएशन ऑफ अनदर एसेट यूज। याद है ये बात? एक एसेट दूसरे एसेट की जवानी इस्तेमाल, वो सारी बातें की थी। यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन दैट इज रुपीज इतने एज एन इंटेंजिबल। ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ रहा हूं बातें, ये वाली ब्लैंक छोड़िए, ये ब्लैंक छोड़िए, ये सवाल के डेटा से उठाया करेंगे। ये बात किसकी हो गई जी? इनिशियल मेजरमेंट में अल्लाह का शुक्र है दो किस्म की बातें आपको पता है। कुछ चीजों को कॉस्ट में डालना होता है, कुछ को नहीं डालना होता, तो दोनों डिस्कशंस कराएंगे। जिनको कॉस्ट में डालना है उनको इस अंग्रेजी में डाल देंगे और जिनको कॉस्ट में नहीं डालना उसको इस अंग्रेजी में डाल देंगे। वो अंग्रेजी क्या बनेगी? वो जरा अंग्रेजी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये लाइन याद कर लें, IAS 38 डज नॉट अलाउ, IAS 38 डज नॉट अलाउ, या डज नॉट अलाउ की जगह प्रोहिबिट भी आप लिख देंगे तो पेपर में एक्सेप्टेबल है। IAS 38 प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू स्टाफ ट्रेनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, या अगर बुरी वाली डेवलपमेंट हुई तो वो भी लिखाइएगा। सो दीज कॉस्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज इतने इतने एंड इतने,
So these costs amounting to rupees इतने इतने एंड इतने respectively should be charged to statement of in the period in which they are incurred through लिखना है। उसी साल खर्चे में डालें रिसर्च जिस साल हो गई, जिस साल हो गई उसी साल रिसर्च को उठा के कहां डाल दें, खर्चे में डाल दें। अच्छा जी, ये कब डिस्कशन करनी है? मिसाल के तौर पे 1 मार्च को एसेट खरीदा तो ये सारी डिस्कशन मेरी 1 मार्च की है। एसेट भी है या नहीं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर है तो फिर कौन सी चीजों को डालना है कॉस्ट में, कौन सी चीजों को कॉस्ट में नहीं डालना। सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन 2 डिस्कशंस होंगी। सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है 1 मार्च को एसेट खरीदा है और 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है। तो अगर 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है और मैंने 1 मार्च को एसेट खरीदा है तो 31 दिसंबर इज द सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। इधर कितनी बातें होंगी जी? नंबर 1, अमोर्टाइजेशन के बारे में बात कर लेंगे। हो सकता है हमारे एसेट की फाइनाइट लाइफ हो, हमें पता हो सकता है इसकी, और उसके बाद एक और डिस्कशन करेंगे, वो क्या होगी? मेजरमेंट मॉडल। तो सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन में मुझे बता दें 2 बातें कौन सी करके आएंगे? अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट की और मेजरमेंट मॉडल की। अच्छा, इसके बाद अगर फाइनाइट लाइफ है तो क्या इंग्लिश लिखेंगे? सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 8 साल, मिसाल के तौर पे, देयरफॉर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ रुपीज इतने शुड बी रिकॉर्डेड इन SOCI बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। Residual value of the intangible shall be assumed to be 0 if no active market and no commitment by third party। कल वाला बात याद है? ठीक है। और अगर कोई कमिटमेंट हुई थर्ड पार्टी से या मार्केट हुई तो फिर आप लिख दीजिएगा आई हैव टेकन रेजिडुअल वैल्यू एट ₹2 मिलियन, या जितनी भी हुई। वरना रेजिडुअल वैल्यू को क्या लीजिएगा? 0 लीजिएगा। नोट, ऐसा भी हो सकता है पेपर में खाली यूजफुल लाइफ ना दे, लीगल लाइफ या वो भी दे दे। अच्छा, कल वो ऑनलाइन वालों का जूम का सेशन हुआ था, उसमें एक साहब ने सवाल पूछा, उसे मैं एड्रेस कर दूं। वो ये सवाल पूछ रहे थे, आप ये 3 लफ्ज़ यूज़ करें, इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, इन तीनों में फ़र्क क्या है? भाईजान, इकोनॉमिक लाइफ का कुछ भी नहीं करना हमने, इकोनॉमिक लाइफ का कुछ भी नहीं करना। इकोनॉमिक लाइफ होती है ये चीज़ पूरी जिंदगी कितना अरसा साथ दे सकती है हमारी। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, 100 साल भी चल सकती है, चलाने को आए आप, अच्छी गाड़ी हो। तो इकोनॉमिक लाइफ का हमने कुछ नहीं करना। अमोर्टाइज करना न। अच्छा जी, तो इकोनॉमिक लाइफ तो हमने उसकी बेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। IS 38 में हर स्टैंडर्ड के अपने रूल होंगे। IS 38 में इकोनॉमिक लाइफ की बेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। और जो यूजफुल लाइफ है और लीगल लाइफ है, उनमें से शॉर्टर देखना होता है और उसके ऊपर एसेट को क्या करना होता है? अमोर्टाइज करना होता है। अच्छा, एक बात आपसे ऐसी पूछ रहा हूं, अगर किसी एसेट में उसकी यूजफुल लाइफ दी नहीं और खाली इकोनॉमिक लाइफ दी हो तो फिर वही वाली यूजफुल लाइफ होगी। ये तो वैसे एक बीच में ज़हन में बात आ गई। अच्छा, अब मोहतरम ये पढ़ना शुरू करें, फाइनाइट लाइफ। फाइनाइट लाइफ में आपने क्या क्या लिख के आना है जी, बताएं। सिंस द प्रोडक्ट हैज अ देयरफॉर इट शुड बी अमोर्टाइज्ड और SOCA में चली जाएगी। लेकिन अगर लीगल लाइफ आ जाए सवाल में साथ, इफ लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ आर, then amortization should be charged to shorter of legal life and its। लेकिन ये कब लाइन लिख के आएंगे? जिस वक्त लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों दी हो या सिर्फ एक दी हो? दोनों दी हो। और अगली बात, ऑल्सो डिस्कस अबाउट इम्पेयरमेंट। अच्छा, ये क्या बात है? डिस्कशन ऑफ रिन्यूअल कॉस्ट, ये कब लिख के आएंगे? अगर सवाल में रिन्यूअल कॉस्ट भी दे दी तो हम क्या लिख के आएंगे? फिक्रा जरा सुनिएगा। आई हैव एडेड द renewal period in legal life because renewal is at minimal cost। बोले जरा फिक्रा लिख लें। I have added the, आप जरा खामोश रहे, मैं बोलता हूं। I have added the, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख के आएंगे? I have added the renewal period in legal life। I have added the renewal period in legal life because renewal is at minimal cost। ये कब लिख के आएंगे? जब रिन्यूअल की ऑप्शन दी हो। और इससे ऑपोजिट लाइन कब लिख के आएंगे? आई हैव नॉट एडेड द रिन्यूअल पीरियड इन लीगल लाइफ
व्हेन द कॉस्ट इज नॉट मिनिमल का मतलब होता है ना होने के बराबर, मिनिमल का मतलब होता है बहुत सस्ता। अच्छा, ऑल्सो डिस्कस अबाउट इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर भी डिस्कस करें इफ देयर इज एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर। लेकिन ये डिस्कशन इंपेयरमेंट लॉस की सिर्फ तब होगी जब इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर हो, क्योंकि ये फाइनाइट लाइफ वाले हैं। अब कौन से वाले मैं डिस्कस करने लगा हूं? इनडेफिनेट लाइफ वाले। अब कौन से? इनडेफिनेट लाइफ वालों में आपको पता है दो बातें करनी होती हैं, एक बड़ा बड़ा करके लिखे आएंगे इट शुड नॉट बी, उसके बाद क्या लिख के आएंगे? इंस्टेड ऑर्गेनाइजेशन शुड टेस्ट द इंटेंजिबल फॉर बाय कंपेयरिंग इट्स रिकवरेबल अमाउंट विद इट्स। तो आप रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे और फिर आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, मेजरमेंट मॉडल। मेजरमेंट मॉडल में IS 38 परमिट्स एन एंटिटी टू अडॉप्ट द कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स। चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे रखें चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। रिवैल्यूएशन मॉडल पे सिर्फ किनको रख सकते हैं? जिनकी एक्टिव मार्केट। अच्छा, जिनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है उनको मस्ट रिवैल्यूएशन पे रखना है या चॉइस है? चॉइस है। द रिवैल्यूएशन मॉडल कैन बी अडॉप्टेड ओनली इफ इंटेंजिबल आर ट्रेडेड इन। अच्छा, रिवैल्यूएशन में कोई कॉन्सेप्ट है कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी का? नहीं, वो सिर्फ किस में है? रेजिडुअल वैल्यू में। The cost model requires intangible to be carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, and the revaluation model requires intangible asset to be carried at revalued amount less accumulated amortization and accumulated impairment loss. अब ये इतना ज्यादा हमने लिख के आना है, सिर्फ एक थ्योरी का सवाल आया उसके अंदर, तो उसके ऊपर अब मैं डिस्कशन करने लगा हूं। एक पास पेपर का सवाल वो है जो हमें आया है 8 नंबर का, पहले मैं वो दिखाऊंगा, उसमें मेरा मशवरा है ये फिर सारी बातें लिख के आए आप। 8 नंबर का सवाल है और एक पास पेपर का सवाल है थ्योरी का उसी तरह का 2 नंबर का, उसमें फिर देखेंगे इसको जरा शॉर्ट करके कैसे लिखना है। तो 8 नंबर का सवाल भी आ सकता है, फिर तो पूरा लिख के आए। 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है तो इसमें से शॉर्ट करके लिख के आए। वो 8 नंबर वाला सवाल निकालें कल वाला, जल्दी करें। कौन था पास पेपर का क्वेश्चन? 6 नहीं था यार, 4 था। 6 की तो थ्योरी हमने देख ली थी कैसे लिखनी है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4। फोर के बी की जनरल एंट्रीज थी ना, 4 का ए मैं कह रहा हूं, 4 का ए जिस पे कल बात हो गई थी। अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट आज पढ़े, मैंने कल रिक्वायरमेंट नहीं पढ़वाई थी। बताएं जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। Explain with reasons how TFL should have accounted for the above payment on यकम जनवरी 12 on 31 दिसंबर 12। यकम जनवरी 12 को क्या डिस्कशन करेंगे? यकम जनवरी 12 को 2 चीजें होंगी, इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट। लिख लिया आपने? और 31/12/12 को क्या डिस्कशन होगी? 31/12/12 को होगी सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। डन? अच्छा, अब एक एक करके चीजों को देखते हैं। मैं पहले ऐसा करता हूं कि सवाल आपके सामने एक दफा पढ़ दूं। 31 दिसंबर का मतलब सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, यकम जनवरी का मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट। सवाल कल वाला जरा नजर मार लें। On यकम जनवरी 12 टॉप फूड्स लिमिटेड एक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग राइट्स ऑफ एन डिफरेंट रेंज ऑफ जूसेस एंड आइसक्रीम्स फ्रॉम अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी। परचेज्ड वाला है या इंटरनली जनरेट वाला है? कॉस्ट अवेलेबल है 50 की। असल में ये वापडा का ना, वो कह रहे हैं पीछे से लोड फ्लक्चुएट करे जिसकी वजह से जनरेटर खुद चला नहीं था, वो मैनुअली चलाना पड़ा है। अच्छा, फॉलोइंग आर द रेलिवेंट क्लॉजेज ऑफ द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द 2 कंपनीज। हमने खरीदा है किसी और से, इसलिए 2 कंपनीज का लफ्ज़ उसने इसलिए लिखा है। द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 ईयर एंड इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 ईयर्स। अब सवाल में ना यूजफुल लाइफ दी हुई है ना इकोनॉमिक लाइफ दी हुई है, सिर्फ लीगल लाइफ दी हुई है। 5 साल है और 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। ये सिर्फ किसकी डिस्कशन है? लीगल लाइफ की। द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट बी सबलेट। मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट बी सबलेट। इस बात को कल मैंने जानबूझ के छुड़वा दिया था, अब मैं इस पे थोड़ी डिस्कशन चाह रहा हूं आपसे। मैन्युफैक्चरिंग राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट बी सबलेट। 2 बातों के ऊपर मैं बहस करूंगा।
नंबर 1 में बहस करूंगा कि क्या इस वक्त अगर मैं देखूं तो इस एसेट को अगर अमोर्टाइज करें तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू पॉसिबल है निकालना, या इसकी रेजिडुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू तब निकालते, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू तो सवाल में दी नहीं हुई, नहीं एक मिनट, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में दी नहीं हुई, ना कोई जिक्र है, तो हम रेजिडुअल वैल्यू की डिस्कशन की तरफ क्यों जा रहे हो भाईजान? 8 नंबर है, अब कहीं ना कहीं से तो करने हैं ना। अब ये तो नहीं करना ना 8 नंबर के लिए। अच्छा सर कॉस्ट 50 रुपए थी, लाइफ 5 जमा 5 10 थी, 50 डिवाइड बाय 10 अमोर्टाइजेशन निकाल के 1-2 लाइनों में मैं जवाब दे आया। अब जाहिर बात है हमें बिला वजह डिस्कशन को फैलाना पड़ेगा क्योंकि उसने 8 नंबर मांगे हैं। तो मुझे ये बताएं इस लाइन को पढ़ के कि क्या आपको लग रहा है इसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, बाजार में ये चीज बिक रही है? ये चीज ना हम किसी और को दे सकते हैं, ना किसी के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं, ना किसी को फर्दर किराए पे दे सकते हैं, सब लेट ली हुई चीज को आगे भी नहीं दे सकते। क्या आपको लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट कर दी हो? भाई थर्ड पार्टी कमिटमेंट कर भी देती, हम आगे किसी को दे ही नहीं सकते, इसलिए मस्ट इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 0। पहली बात होगी। दूसरी बात, इसको रिवैल्यूएशन मॉडल में लेके जा सकते हैं, एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, या ये मार्केट में बेच नहीं सकते? अगर बेच नहीं सकते तो इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जा सकते हैं। अब सवाल में कहीं जिक्र नहीं कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल की, लेकिन मोहतरम हम किस वजह से डिस्कशन करेंगे? ऐसी आईकैप ने भी डिस्कशन कर दी हुई है, नंबर काफी ज्यादा है इसलिए हर एस्पेक्ट से डिस्कशन कर दी है। अभी मैं आपको ऐसा सवाल भी दिखाऊंगा जो 2-3 नंबर का है, उसमें मैं रेजिडुअल वैल्यू की, रिवैल्यूएशन मॉडल की, इस तरह की डिस्कशन नहीं करूंगा। बस सवाल का डाटा लेके कॉस्ट, लाइफ और जो मोटी मोटी चीजें सवाल से नजर आ रही हैं उनको कर लेंगे डिस्कस। लेकिन इसमें हम ऐसी इस सवाल में हम ऐसी डिस्कशंस भी करेंगे जो बजाहिर हमें सवाल के फेस से नहीं लग रही, लेकिन 8 नंबर पूरे करने के लिए अगर ये डिस्कशंस कर लें तो बेटर है, और आईकैप ने भी की हुई है। अच्छा जी, अगली लाइन पढ़िएगा। आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट टीएफएल स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन यकम जुलाई 12। इस लाइन को पढ़ के मुझे बता दें, मैंने कहा था अमोर्टाइजेशन यकम जनवरी ही से शुरू कर दें इंटेंजिबल की, या मशीन आने के बाद शुरू करें? यकम जनवरी से शुरू कर दें, जिस दिन इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज है, फुल स्टॉप। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नई प्रोडक्ट उस तरह सेल नहीं हो सकी पहले 6 महीने। पहले 6 महीने इसलिए इसने लिखा है कि 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड हो गया ना। नई प्रोडक्ट उस तरह सेल नहीं हो सकी जिस तरह हम समझ रहे थे। मुझे बता दें ये डिस्कशन किस चीज की हम कर सकते हैं? इम्पेयरमेंट की। एक्सेलेंट। इसकी लाइफ फाइनेट है, इनडेफिनेट है? फाइनेट लाइफ है। फाइनेट लाइफ वाले की इंपेयरमेंट की डिस्कशन की कोई तुक नहीं बनती। फाइनेट लाइफ वाले की इंपेयरमेंट में लिखाते हैं ओनली इफ इंडिकेटर इज मौजूद, बट द इंडिकेटर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये एक इंडिकेटर है कि मार्केट में कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो हो सकता है हमारी चीज की रिकवरेबल अमाउंट गिर गई हो। इस लाइन के बेस पे ये कर सकते हैं। अच्छा, किस लाइन के बेस पे क्या करना है, ये कोई 1-2 पॉइंट आपका आगे पीछे पेपर में हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। स्टिल यू कैन गेट 6 to 7 मार्क्स पे, तो 4 मार्क्स वाला पास होगा। तो इस लाइन के बेस पे क्यों मेरे जहन में ये आ रहा है मैं इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारूं? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन स्ट्रांग हो गया है। और वो जो बस वाली मिसाल की थी, मैंने आपको बताया था, हम बस चला रहे थे, कोई और बस आ गई, तो हमारे दिल में आया कि पता नहीं हमारी बस इंपेयर ना हो गई हो। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इसका सोल्यूशन नहीं खोलना। अब आपने सारा डाटा, आपको ज़बानी याद हो गया सवाल का डाटा मैं नहीं दोबारा खोलूंगा। अब आपने पेपर में इसका सोल्यूशन कैसे देके आना है? आपने यकम जनवरी की हेडिंग देनी है। यकम जनवरी कौन सी तारीख? यकम जनवरी। और यही वाला सवाल आज आपका होमवर्क में है, आपने इसको लिख के आना है। यकम जनवरी 12 की हेडिंग देनी है और आपने लिखना है IS 38 अलाउ रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेंजिबल। मैं इसको भी शॉर्ट करना चाह रहा हूं, शॉर्ट जितना करता रहा हूं, देखते जाएं। If it fulfills the following criteria, its future economic benefits are probable, इतना काफी है लफ्ज, and cost can be measured reliably. Since this assorted range of juices acquired, लिख के आना है, रट्टा नहीं मारना कि इंटेलिजेंट लिखा है, acquired by us meet the above criteria, it should be recorded as an intangible in the statement of financial. लेकिन अभी यकम जनवरी की हेडिंग ही दिए रखनी है। हाँ, वो आपकी मर्जी है, ब्रैकेट में छोटा सा लिख दें इनिशियल मेजरमेंट। It should initially be measured at cost. Initially रिवैल्यूएशन मॉडल में नहीं जा सकती। Entity should capitalize ₹50 million। बस अब और क्या लिखें? मान वाली सारी बातें हमारे सवाल में irrelevant है, बिला वजह इनको नहीं लिख के आना। अब Entity should capitalize ₹50 million which is its purchase cost as an intangible। उसके बाद कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड, कोई भी नहीं, ना हेडिंग देनी है और ना और कुछ लिख के आना है क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। अब अगली डिस्कशन किसके ऊपर होगी? 31 दिसंबर के ऊपर। वो क्या? सब्सिक्वेंट टू, सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 5, इसको इस तरह लिख दें, सिंस द प्रोडक्ट हैज अ लाइफ ऑफ 5 years
but it can further be renewed for a further period of 5 years as the renewal is at minimal cost. Therefore total life या total legal life will be taken as 10 years. इतनी सी बात लिख के ये सारा अवॉइड हो जाएगा आपका. उसके बाद therefore ₹50 divided by 10, 5 rupees should be recorded in SOCI based on useful life नहीं है, अब based on legal life, given ही legal life है, based on legal life. पहली बात ये हो गई. दूसरी बात आपने जो लिख के आनी है वो यहां पे ये लिख के आनी है जो मैंने यहां नहीं डाली हुई, हमारे सवाल में स्पेसिफिकली आई है नई. वो क्यों बता सकता है? जो मैंने यहां नहीं डाली हुई सवाल में स्पेसिफिकली आई है. उस क्लास से कोई जवाब दे दे जल्दी, जो हमारे सवाल में नई चीज है और यहां डाटे में नहीं डली हुई. The amortization will start from Yakam January when it is available for use and not from Yakam July when it is actually used. इस किस्म की लाइन मैंने यहां नहीं डाली हुई, लेकिन सवाल के डाटा को सामने रखें तो ये लाइन भी डाल देना बेहतर है. नेक्स्ट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल शैल बी टेकन एज 0. लॉजिक फिर ये लिख दीजिएगा, इट कैन नॉट बी सबलेट. ये आगे दिया ही नहीं जा सकता, सो देयर इज नो एक्टिव मार्केट. लॉजिक को ज्यादा देने की जरूरत नहीं, बस रेजिडुअल वैल्यू शैल बी टेकन एज 0 एज इट कैन नॉट बी सबलेट. आगे किसी को किराए पे आप दे ही नहीं सकते. अच्छा, इंपेयरमेंट की डिस्कशन सिर्फ कब करनी है? तो इस सवाल में इंडिकेटर है तो सवाल की लाइन लिखेंगे, सवाल की लाइन पेपर में लिखेंगे ताकि थोड़े से मार्क्स इधर से मिल जाएं. एज द प्रोडक्ट वाज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन फर्स्ट 6 months, देयरफॉर इट इज एन इंडिकेटर दैट एन एसेट में बी इंपेयर्ड. इतना सा लिख के काम नहीं करना आपने, एक छोटी सी नोट डालनी है. Therefore, we will perform impairment test by comparing book value with recoverable amount. ये लाइन मैंने indefinite वाले में डाली हुई है आपके समझने के लिए, by comparing book value with. लेकिन indefinite लाइफ वाली 3 लाइनें फारिग कर दें क्योंकि हमारे सवाल में indefinite लाइफ तो है ही नहीं. आखिरी डिस्कशन क्या होगी? मेजरमेंट. यार मेजरमेंट में तो कॉस्ट और रिवैल्यूएशन का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्टिव मार्केट तो सवाल में है ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन करके क्यों टाइम जाया करें. पता नहीं आईकैप ने इस सोल्यूशन के अंदर क्यों ये डिस्कशन की हुई थी. ये आईकैप के सोल्यूशन में ये वाली डिस्कशन भी हुई थी, शायद सवाल 8 थे, तो सवाल जब 8 नंबर का था इसलिए उसने लिख दिया था IS 38 परमिट टू अडॉप्ट द कॉस्ट मॉडल और revaluation model, or the revaluation model can only be opted if intangible are traded in full stop, as this asset cannot be sublet or cannot be given. So there is no concept of revaluation, there is no active market. तो active market है ही नहीं, तो इसलिए इसको revalue करने की जरूरत ही नहीं है. जब फिर डिसाइड हो गया ये कॉस्ट मॉडल पे रखना है, तो इधर आखिरी बात, the cost model requires intangible to be carried at कॉस्ट लेस accumulated amortization एंड accumulated impairment. क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल को आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये अगली बात बेशक ना लिखें. तो इस तरह की हमारी डिस्कशन होगी 8 नंबर की. और कौन सा सवाल है किसी को याद आ रहा हो? 5 नंबर का सवाल था, 2-3 नंबर के सवाल थे. 5वां सवाल था, कौन सा सवाल था? 5वां सवाल. आप 5वां सवाल देखें, 5वें सवाल के कितने नंबर हैं? टोटल मार्क्स कितने हैं? 11 मार्क्स हैं. यार इसको साथ साथ फारिग करें, इसको पढ़ें. अच्छा, इसमें रिसर्च थी, डेवलपमेंट थी, ट्रेनिंग थी, ट्रायल रन थी और टोटल कॉस्ट आ रही थी. और लाइफ कितने साल थी? 7 साल. नंबर सवाल के 11, उसमें से शायद इस एडजस्टमेंट के नंबर 3 कर लें. चलें, एडजस्टमेंट ज्यादा है, 3 नंबर कर लें इसके. अब 3 नंबर में ये सारा लिख के आएंगे, पूरा सफा लिख के आने की जरूरत नहीं है. अब मेरे ख्याल से IS 38 allow the recording of intangible if it meet the recording criteria. अब ये 2 लाइनें भी लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. डायरेक्ट सवाल की तरफ मूव करें. सिंस इंटरनली जनरेटेड प्रोडक्ट मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, therefore it should be recorded as an intangible in the statement of financial position. अगली बात, it should initially be made at कॉस्ट. अब हेडिंग्स भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस सवाल में यकम जनवरी 31 दिसंबर अलग अलग मांगा था. अब हेडिंग भी देने की जरूरत नहीं, बेशक नया पैरा शुरू करते हैं बगैर हेडिंग्स के. इट शुड इनिशियली बी मेड एट, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन. सो इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट 9.8.
8 मिलियन। और उसके बाद IS 38 डज नॉट अलाउ द कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू रिसर्च वर्क एंड ट्रेनिंग, देयरफॉर दीज शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ इन द पीरियड इन विच दे आर ऑलरेडी। वैसे काफी लंबा सोल्यूशन होता जा रहा है। बहरहाल फाइनाइट लाइफ इतना आपको बताएंगे तो आप थोड़ा सा लिख के आएंगे। सिंस इट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 7 years, so an amortization of rupees 0.35 million, और ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन करेंगे, शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेक्स्ट, लीगल लाइफ वगैरह वो सारी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। IS बस छोड़ें, काफी है। IS 38 या एट ईयर एंड इट विल अपीयर एट कॉस्ट मॉडल, दैट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये छोटी सी बात आपने डालनी हुई डाल दें। अगर ये बात इधर नहीं डालनी तो ये बात फिर इधर ही कवर कर जाइएगा। इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस वो, तो ये ऊपर भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगला एक राइट था 5 साल के लिए 17 मिलियन का, फिर अगले 5 साल के लिए 12 मिलियन का। ठीक है, तो इसको परचेज किया था या बनाया, ये परचेज किया था या फिर खुद बनाया था? राइट टू वेल मैन्युफैक्चर फॉर 5 years वाज परचेज्ड। तो इसके बारे में क्या लिख के आएंगे? डाटा समझ आ रहा है? 17 मिलियन दिए 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए 12 मिलियन देने हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हमने रिन्यूअल को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो अब मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा डिस्कशन हम अमोर्टाइजेशन पे ही करेंगे। IS 38 अलाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेंजिबल्स इफ इट मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया अब लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस द राइट, क्या नाम है इसका, राइट टू मैन्युफैक्चर इज परचेज्ड, सो इट परचेज बीइंग above criteria already met, it should be recorded as an intangible. It should initially be measured at cost of rupees 17 million. It should initially be measured at cost of rupees 17 million. Entity should capitalize the development entity should capitalize it at purchase cost of 17 million. उसके बाद इधर आएंगे, cost to be expensed out कोई है नहीं. Since the product has a finite life of originally 5 years, the renewal period is not considered because renewal is not minimal या renewal is minimal, therefore life will be taken as for purpose of amortization के लिए। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख के आ सकते हैं क्योंकि इसमें यूजफुल लाइफ भी है और वो भी है, गौर करें इसमें यूजफुल भी है। इट हैज एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, सो इट शुड बी शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, इन दोनों में से शॉर्टर के ऊपर इसको अमोर्टाइज करके आएंगे। तो ये आप लिख देंगे। सो SOCI विल शो एन अमोर्टाइजेशन ऑफ, पता नहीं जितनी भी थी, 17 को डिवाइड कर देंगे आप 10 से 5 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे मार्च के महीने का, मल्टीप्लाइड बाय 10/12। अच्छा, परचेज्ड ब्रांड विल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। परचेज्ड है, इंटरनली जनरेटेड है, परचेज्ड। RL has acquired a brand at a cost of rupees 2 million. It is a purchased brand, so it will be recorded as an intangible, और कॉस्ट के ऊपर मैयर हो जाएगा। और अच्छा, ये इसमें एक लाइन लिखी हुई थी, currently there is no active market for this brand, however RI is planning to launch aggressive marketing। ये लाइन किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं? इम्पेयरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर दें। इम्पेयरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि वी मे पास इट थ्रू इम्पेयरमेंट टेस्ट बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू विद द रिकवरेबल अमाउंट। ये लाइन एक एक्स्ट्रा सी थी जो इसके अंदर लिखी हुई थी। रिवैल्यूएशन मॉडल में भी आ सकती है, लेकिन मैंने कहा रिवैल्यूएशन मॉडल्स का जिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, एक एक दो दो नंबर हैं सवाल के, तो उसमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ये सवाल में पूछ रहे हैं एक्टिव मार्केट नहीं है तो रिवैल्यूएशन पे कैसे जाएगी, इसलिए मैंने कहा रिवैल्यूएशन की डिस्कशन आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ आप सिर्फ कॉस्ट मॉडल की बात करके आ जाएंगे। ठीक है, अब आज का दिन ऐसा करें, सिर्फ ये दो सवाल होमवर्क में ट्राई करें, क्वेश्चन 5 और 4 का A, ये दोनों ज़रा लिखें और लिख के बुक के सोल्यूशन से कंपेयर करें। अगर आपका 70-80% भी मैच कर जाता है तो दैट्स एनफ, वो काफ़ी होगा आपके लिए। और मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें शायद आप लिख के आ रहे होंगे, कम चीज़ें नहीं लिख के आ रहे होंगे। अब वो जो एक इशू फंसा हुआ था कि लिखना कैसे है, वो हमारा एड्रेस हो गया। दूसरा, जनरल एंट्रीज के सवाल आते हैं, और तीसरा किसके सवाल आते हैं? नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरे इस किस्म के सवाल आते हैं इसमें। ओके, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं इसमें, लेकिन मैं 5-7 मिनट में इसको ख़त्म करके IS 41 शुरू करने लगा हूँ। आप हजरात ऐसा करें कि वो निकाल लें डिस्क्लोजर्स।
पेज 17। अच्छा, आपके जहन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या इमेज बना हुआ है जो हमने पैकेजेस की देखी थी? एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोजर्स बहुत सारे आ सकते हैं, या इनटेंजिबल्स के रुपीज ही आ रहे होते थे? कितने के इनटेंजिबल्स? इनटेंजिबल्स आ रहे होते थे, बस कितने के हैं, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो में भी इनटेंजिबल्स कहीं नहीं आते, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी इनटेंजिबल्स कहीं नहीं आते। फिर आती है नोट्स टू दी, कल नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी जगह पर आपको डिस्क्लोजर नजर आ रहे थे? 2 जगह पर। एक आ रहा था समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जहां इंग्लिश लिखी हुई थी, और एक आ रहा था नोट वो जो लंबूतरा सा जिसमें वेबसाइट और पता नहीं कौन कौन से एसेट्स आते हैं लैंड बिल्डिंग की तरह, एक वो वाला नोट आ रहा था। या वहां पे शो कर दें ये चीजें, या समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में शो कर दें, ये चीजें कहीं ना कहीं शो होनी चाहिए। ये जो डिस्क्लोजर्स का मतलब है कि डिस्क्लोजर्स पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं जरूर नजर आने चाहिए, कहीं ना कहीं नजर आ जाए, बस नजर आने चाहिए। अच्छा, डिस्क्लोजर्स अब आपने जो है वो याद नहीं करने, ऐसे फिंगर टिप्स पे जरा ज़हन में रख लेने, जिस तरह कल हमने रिवोल्यूशन के बारे में बातें की थी। फॉर पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर हम कितने सेट बनाएंगे? लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की जगह ब्रांड, मैसेज, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और कॉपीराइट्स वगैरह। डन, ये पहली बात हो गई थी आपसे कल। जनरल डिस्क्लोजर्स, जनरल डिस्क्लोजर में मुझे बताएं आप लोग यूजफुल लाइफ और इनडेफिनेट लाइफ कहां बताते हैं? मैंने क्लासेस में शो की थी एक जगह पे, यूजफुल लाइफ और इनडेफिनेट लाइफ कहां बताते हैं? वो जो नोट जब बनता है तो नोट के नीचे जाके हम यूजफुल लाइफ और इनडेफिनेट लाइफ बता देते हैं। अमोर्टाइजेशन मेथड कहां बताते हैं हम? वो भी नीचे जाके बता देते हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आप अंडरलाइन करते रहें। तो अमोर्टाइजेशन मेथड भी आप नीचे जाके बता देते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताते हैं ऊपर, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अलग से बताते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड भी बताते हैं, साल के शुरू में भी और साल के, इधर देखें, इधर ये जरा हाईलाइट करें, साल के एंड पे भी ये चीजें बताते हैं। अच्छा, ये तो सादा सी बात है। द लाइन आइटम ऑफ एसओसीआई इन विच अमोर्टाइजेशन इज इंक्लूडेड। एसओसीआई के लाइन आइटम्स क्या होते हैं? एसओसीआई के लाइन आइटम्स क्या होते हैं? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये एसओसीआई के लाइन आइटम्स होते हैं। इसमें आपने पढ़ा हुआ FR1 में कि कौन सी चीज एडमिन में जाती है, कौन सी सेलिंग में, कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल में। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, फिर फाइनल अकाउंट के लिए ये चीज छोड़ दें। अगर फैक्ट्री के अंदर हमारा कोई इंटेंजिबल इस्तेमाल हो रहा है तो उस इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन फैक्ट्री के खर्चों में जाएगी या एडमिन के खर्चों में? फैक्ट्री। और फैक्ट्री के खर्चे कहां जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो यूजर्स को एसओसीआई देख के खुद ही पता चल जाएगा कौन सा खर्चा कहां आ रहा है। ये डिस्क्लोजर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलें, वो जो लंबा सा नोट होता था उसमें हम क्या क्या डालते थे? एडिशन डालते थे, डिस्पोजल डालते थे, इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन, अभी हमने नहीं की क्लासों में। उसके बाद अमोर्टाइजेशन डालते थे उसमें। एक्सचेंज डिफरेंसेस का स्टैंडर्ड है IS 21, IS 21 लिख लें, वो पढ़ेंगे। एक्सचेंज डिफरेंसेस IS 21 वो हमारे सिलेबस में है। और अदर चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट। अदर चेंजेस क्या हो सकती है? इंपेयरमेंट हो सकती है। इंपेयरमेंट का जिक्र तो नहीं किया ना? किया नहीं, फिर इंपेयरमेंट किया अलग से नहीं किया, तो फिर अदर चेंजेस, इंपेयरमेंट वगैरह। तो ये लंबूतरे से नोट के अंदर डिस्क्लोजर्स कवर हो जाते थे। डिस्क्लोजर क्या है? यूजर को बताओ, जहां मर्जी बताओ, बैलेंस शीट के अंदर बताने की जगह नहीं होती, इसलिए हम ये चीजें सारी कहां डाल देते हैं? नोट्स के अंदर डाल देते हैं। ओके, डिस्क्लोजर्स अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, ये याद नहीं करने आपने, ये पैरा नंबर 122 में दिए हुए हैं, पैरा नंबर 122 में दिए हुए हैं। अच्छा, अब सर ये क्या चल रहे हैं, क्या मतलब डिस्क्लोजर, हमें तो नहीं समझ आ रही डिस्क्लोजर क्या। ना भाई, वो जो लंबा सा नोट बना रहे थे वो क्या था? इस सफे पे जितनी चीजें आ रही हैं वो आपको पता होंगी, समझ भी आ जाएंगी, लेकिन वो मैंने डिस्क्लोजर्स उनके नहीं बनवाए। अगर ये चीजें पेपर में आ जाएं तो इनके डिस्क्लोजर क्या बनाने होंगे? सवाल वाली इंग्लिश ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या मतलब? कोई ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट बता दो। हमें मेरे ख्याल से उसकी कैरिंग अमाउंट अलग से बताने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वो जो नोट बन रहा होता है उसमें उनकी कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी चीजों की जहां नजर आ रही होती है। ये एक डिस्क्लोजर है, इनडेफिनेट लाइफ वालों की कैरिंग अमाउंट बता दो।
रीजंस बता दो क्यों आप इंडेफिनेट लाइफ कह रहे हो। रीजंस पेपर में लिखी होंगी, रीजंस पेपर में लिखी होंगी। इंडेफिनेट लाइफ इसलिए है इसकी कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हमें पता नहीं कितना अरसा ये चले। इसकी रीजन अगर पेपर में आ जाए तो ये नोट नंबर 10 बन रहा होगा, नोट नंबर 10.1 लिख के सवाल वाली इंग्लिश कॉपी पेस्ट कर देंगे, सवाल वाली इंग्लिश कॉपी पेस्ट कर देंगे कि ये वजह है, लॉजिक ये है, इस वजह से हमने इसकी लाइफ को किस पे डाल दिया, इनडेफिनेट पे। डन, बस रीजन वगैरह आपने इसकी बता देनी है। अगला डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब नाम, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, एंड रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड ऑफ एनी इंडिविजुअल इंटेंजिबल दैट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई ऐसा इंटेंजिबल है जो आपके लिए मटेरियल है, मिसाल के तौर पे आपके पास एटॉमिक बम बनाने का फॉर्मूला है, अब वो इतना मटेरियल है कि उसको अलग से बता दो। मेरे ख्याल से इसको भी अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी, वो जो हम लिस्ट बना रहे होंगे उसमें वो वाला इंटेंजिबल ऑटोमेटिकली अलग लाइन डाल देंगे तो अलग से नजर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सी, फॉर इंटेंजिबल्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला पॉइंट। सी, फॉर इंटेंजिबल्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एंड इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। मैंने आपको बताया था इनिशियली नॉमिनल पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनिशियली नॉमिनल पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, फॉर इंटेंजिबल्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। उनके बारे में क्या डिस्क्लोजर देना है, कुछ भी नहीं, सब आपको पता है। फेयर वैल्यू इनिशियली कितनी थी, आज डेप्रिशिएट करके कैरिंग अमाउंट कितनी है, वो भी अलग से शो करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट उस नोट में नजर आ रही होगी उसकी। आज इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, वेदर दे आर मेजर्ड आफ्टर रिकॉग्निशन अंडर कॉस्ट मॉडल, और हमारी चॉइस है ना, कॉस्ट मॉडल पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। एक मजे की बात सुने, जिस वक्त गवर्नमेंट ग्रांट वाला एसेट बाय करते हैं उस वक्त दो ऑप्शंस होती हैं, ये वाहिद ऐसी जगह है जहां कॉस्ट के अलावा फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं। मैंने आपको कहा था इनिशियली एसेट्स को कॉस्ट पे नहीं रख सकते, इनिशियली एसेट को कॉस्ट पे ही रखना है, सॉरी इनिशियली एसेट्स को कॉस्ट पे ही रखना है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट में एक एक्सेप्शन पड़ी थी, किसी को याद आ रही हो, या इनिशियली नॉमिनल अमाउंट पे रख लें या फेयर वैल्यू पे रख लें, बाद में आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मॉडल यूज करें। वेदर दे आर मेजर्ड आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन अंडर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, इसका भी अलग से डिस्क्लोजर अंग्रेजी में लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि जब वो गवर्नमेंट ग्रांट वाला इंटेंजिबल आ रहा होगा तो नीचे हमने लिखा होगा कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है। वेदर दे आर मेजर्ड आफ्टर रिकॉग्निशन अंडर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये कितने डिस्क्लोजर हो गए, 3। और आखिरी 2 डिस्क्लोजर, क्या कोई ऐसा इंटेंजिबल हो सकता है जिसका टाइटल रिस्ट्रिक्ट किया हो, मिसाल के तौर पे हुकूमत ने देखा आपके पास फला इंटेंजिबल है, हुकूमत ने कहा ये आपके नाम है और इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपने किसी को ना बताना है ये इंटेंजिबल आपके पास है, ना किसी को हाथ लगाने देना है, तो इसका टाइटल हुकूमत ने क्या कर दिया। अब पेपर में एक सवाल आ गया, फला इंटेंजिबल टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड, आप अंग्रेजी में लिखाइएगा फला इंटेंजिबल टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड। फाइनल अकाउंट में हमने बहुत से ऐसे डिस्क्लोजर बनाने हैं जो सवाल में इंग्लिश लिखी होगी एज इट इज उठा के वहां लिख देंगे, थोड़ा सा बोरिंग है, खत्म हो रहा है। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल का मतलब बता दें, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल लिखें, इंटेंजिबल खरीदने का वादा, अगर आपने किसी से इंटेंजिबल खरीदने का वादा किया हुआ है तो वो भी बता दें, अगर आपने किसी से खरीदने का वादा किया हुआ है तो वो भी बता दें कि मैं कमिटमेंट, वादा किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है कि मैं अगले साल इंटेंजिबल खरीदूंगा, रिकॉर्ड नहीं होगा इंटेंजिबल, बस इंग्लिश में लिखा आ रहा होगा, एज ऑन 29 दिसंबर वी हैव साइंड एन एग्रीमेंट दैट वी विल बाय इंटेंजिबल ऑन 5 जनवरी। इस तरह की इंग्लिश की लाइन लिख देंगे हम, कहां लिख देंगे हम, वो हम नोट में, अगर नोट नंबर 7 है तो दुम बना के नोट 7.1 टाइप में लिख देंगे। ओके, ये तो सारे वो FR1 वाले हैं। रिवैल्यूड एसेट के बारे में क्या क्या बताना होता है, रिवैल्यूड एसेट के बारे में याद हो किसी को क्या बताना होता है, अंडरलाइन कर लेना, मेन चीजें, डेट बतानी होती है, कैरिंग अमाउंट तो बताने की जरूरत नहीं है ना, वो तो उधर ही आ जाएगी, बड़े वाले नोट में आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। ये पॉइंट 3 बताएं, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट में करवाना है। पॉइंट 3, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना हो रहा होता तो वो किस पे पड़ा होता, तो फिर उसकी बुक वैल्यू क्या आती, द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड had the revalued class of intangible been measured after recognition using the, अगर कॉस्ट मॉडल पे आता। अब बता दें रिवैल्यूड एसेट की कितनी बातें बतानी है, 3। किस दिन रिवैल्यू हुआ, बुक वैल्यू क्या आज,
अगर रिवैल्यू ना होता तो किताबों में कितने का आता। और आखिरी बात, रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट क्या मतलब? ये तो हमने अभी सरप्लस के सवाल ही नहीं पढ़े। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ओपनिंग सरप्लस 10 रुपए, इंक्रीज आ गई या अरोज हुआ सरप्लस 2 रुपए, ट्रांसफर हो गया रिटेन अर्निंग में। चलें ठीक है, ये फिर फाइनल अकाउंट में कर लेंगे अगर आपको याद है, लेकिन फिलहाल छोड़ दें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। इसका बस नाम रिवैल्यूएशन की मूवमेंट। ये पिछले साल आई कैप ने किताब में डाले थे डिस्क्लोजर, इस साल डाल दिए। अजीब ऐसी फजूल चीजें बढ़ाई जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसका भी डिस्क्लोजर होता है। An entity shall disclose the aggregate amount of research and development expenditure recognized as an expense during the development भी expense में जाती है। तो वैसे ये कहाँ नजर आ रही होगी? एसओसीए में नजर आ जाएगी कहीं, अलग से शायद डिस्क्लोजर ना बनाना पड़े, एसओसीए में कहीं नजर आ जाएगी कि कितनी रिसर्च और डेवलपमेंट खर्चों में गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑल एक्सपेंसेस दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसे मुलाजमीन की तनख्वाहें और ये सारी चीजें। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन, एन एंटिटी इज इनकरेज्ड बट नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या मतलब? दे दो तो अच्छी बात है, ना दो तो भी कोई मसला नहीं। उसमें क्या चीज है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फुल्ली डेप्रिशिएटेड इंटेंजिबल। फुल्ली डेप्रिशिएटेड कौन सा होता है? जिसकी कॉस्ट भी सो हो और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी सो हो, इसे क्या कहते हैं? फुल्ली डेप्रिशिएटेड। A brief description of significant intangible assets controlled by the entity but not recorded as asset because they did not meet the recording criteria. Customer list internally generated, इसकी मिसाल लिखें। Internally generated customer list, बताएं ये intangible है? Internally generated list intangible है? हमारा कंट्रोल है उसमें, हम किसी और को यूज नहीं करने देंगे। बिल्कुल कंट्रोल तो है हमारा। इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट सीक्रेट है, हम किसी को दिखाएंगे नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करने से मना करते हैं। दूसरों को दिखाते फिरेंगे हम। आपकी एक नई दुकान है, आपका एक जनरल स्टोर है बहुत बड़ा सा, वहां आपको ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं। अब ऑनलाइन ऑर्डर आके कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट और फोन नंबर उस इलाके के आ गए हैं। अब कोई नया बंदा उधर आके आपको कहता है यार ये लिस्ट मुझे दे दो, आप कहोगे भाईजान मैं दूं अलग बात है, फिलहाल ये मेरा सीक्रेट है। तो कंट्रोल तो आपका उसके ऊपर है ना। कंट्रोल का मतलब होता है कब्जा, आप किसी को यूज नहीं करने दोगे। लेकिन इंटेंजिबल क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? वो अलग बहस है, क्योंकि उनकी क्या मैयर नहीं हो सकती, कॉस्ट मैयर नहीं हो सकती। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या? उनका नाम बता दें, बस नाम बता दें। डिस्क्रिप्शन बता नहीं है, बस उनके नाम, वैल्यू तो उनकी है ही नहीं क्योंकि आपने उनको कॉस्ट उनकी पता ही नहीं चल सकती। A brief description of intangibles controlled by entity but not recorded as intangible because they do not meet the recording criteria, क्योंकि वो recording criteria meet नहीं करते। क्लियर? अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, हम इंशाल्लाह 15-20 मिनट कल इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरह की चीज़ें हैं, इसको ज़रा रिवाइज कर लें। ये क्या है ज़रा बता दें, ये क्या है? क्लासेस ऑफ इंटेंजिबल। अगला वो जो लंबा सा नोट होता है उसमें क्या क्या आता है? यूजफुल लाइफ, अमोर्टाइजेशन, मेथड, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट साल के शुरू में और साल के एंड पे। इनमें डिफरेंस की वजह क्या होती है? एडिशन, डिलीशन, अमोर्टाइजेशन, डिस्पोजल। डन। अच्छा, ये अजीब से कुछ डिस्क्लोजर हैं, ये अजीब से डिस्क्लोजर हैं। ये क्या है? जिनकी इंडेफिनेट लाइफ है उनकी इंडेफिनेट लाइफ क्यों है? पहला। दूसरा, सोचे अगर देख के जहन में आ रहा है, अगर कोई इंटेंजिबल बहुत मटेरियल है, बड़ा है आपके लिए, तो उसके बारे में यूजर को बता दें ये क्या है और इसकी बुक वैल्यू क्या है। अच्छा, अगला क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट में जो इंटेंजिबल मिले उनकी 3 बातें बतानी है। नंबर 1 फेयर वैल्यू शुरू में क्या है, आज बुक वैल्यू क्या है, और उनको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है आज आपने या। अच्छा, ये तो 2 आसान सी बातें थी। अगर कोई टाइटल रिस्ट्रिक्ट हुआ है और अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है। नेक्स्ट जी, जिनको रिवैल्यू की उनकी 4 बातें बतानी है। किस दिन रिवैल्यू हुआ, आज बुक्स में कितने का पड़ा हुआ है, अगर रिवैल्यू ना होता तो बुक्स में कितने का आता, और सरप्लस की मूवमेंट। R&D को एक्सपेंसेस में शो करना है अलग से, मतलब पता है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस में नहीं डाल देना। R&D को अलग से शो करना है एक्सपेंसेस में ताकि नजर आ रहा हो R&D है। और अगली चीज, R&D कंप्राइजेस
R&D में क्या क्या आता है लिख लें, स्टाफ कॉस्ट, सैलरीज, वो सारी चीजें आती हैं ना R&D में। तो वो सारे खर्चे आप बता दें, स्टाफ कॉस्ट और कितने कितने खर्चे आपने दिए हैं। अदर इंफॉर्मेशन में क्या चीजें हैं, फुली अमोर्टाइज का बताना है, और जो हमारे कंट्रोल में और इंटेंजिबल नहीं है। डन, ओके। स्टेटमेंट फॉर्म में असल में अब देख लें, फिर वो बात फाइनल अकाउंट में हो ही जानी है। आपको मैं ये थोड़े हल्के फुल्के डिस्क्लोजर दिखा देता हूँ अगर नज़र पड़ते हैं तो। R&D को हम जो है ना असल में खर्चों में कैसे शो करते हैं, अब ये एक एक चीज़ जो है ना ज़रा ढूंढने में टाइम लग जाता है। आपको मैं P&L के ना लाइन आइटम्स भी दिखा देता हूँ। P&L के लाइन आइटम्स क्या हैं। अच्छा भाईजान, ये एक दो सवाल आए हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें असल में फाइनल अकाउंट में डिस्कस होनी थी, लेकिन चलें साथ साथ अगर हो रही हैं कोई मसला नहीं। P&L के लाइन आइटम्स मैंने आपके सामने खोले हैं। कौन कौन से P&L के लाइन आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन और छोड़े छोड़े बस ये कुछ होंगे। अब एक सवाल अभी किसी ने पूछा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ होगा। भाईजान रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना P&L के मुंह पे अगर शो करेंगे तो मुंह बहुत बड़ा हो जाएगा, और मुंह ही अगर सीने तक आ जाए तो मसला होगा। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आम तौर पे ना लोग एडमिन में डाल देते हैं, तो हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नोट 37 आप जाके खोलें तो उसमें क्या पड़ी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पड़ी हो। तो ये जो डिस्क्लोजर था जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, कौन सा वाला डिस्क्लोजर, जिसमें हम कह रहे थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने कहां शो करनी है मोहतरम, खर्चों में। तो वो मैं बता रहा था, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड। कहां डिस्क्लोज कर देंगे, बस जहां मर्जी डिस्क्लोज कर दें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चल रहे, एडमिन 37 में जाके शो कर दें, बस P&L के मुंह पे ज्यादा चीजें लाने की जरूरत नहीं है। ओके ये चीज़ें करनी कब हैं, अगला इनका सवाल है, ये चीज़ें करनी कब हैं। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जब सवाल में रिक्वायरमेंट होना प्रिपेयर नोट रिलेटिंग टू इंटेंजिबल, तो फिर सवाल में ये डेटा भी दिया होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट कितनी है और एसेट का टाइटल रिस्ट्रिक्ट हुआ व नहीं हुआ हुआ। तो वो चीज़ें एज इट इज़ आपने उठानी है और एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है। और कॉपी पेस्ट कहाँ करनी है, अगर वो लंबे वाले नोट का नंबर 7 है तो 7.1, 7.2, 7.3 इंग्लिश लिखते रहना है। और इनमें से मेजर चीज़ें मैंने आपको बताया वो लंबे वाले नोट में ऑलरेडी कवर हो रही होंगी। क्लियर? अच्छा चलें जी, IAS 41 ये अब आपने बताना है ये क्या कर रहा है। जल्दी जल्दी से बताइए ये क्या कर रहा है, क्या साफ कर रहा है। डिस्क्लोजर या ये नोट के साथ ही आएंगे या अलग से उसके साथ ही आएंगे, उसके साथ ही नीचे हमारे दूसरा इंतजार में खड़ा है। हो गया फारग? अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि इसको कहते हैं इंग्लिश में शीयरिंग, बोलते जी शीयरिंग। पहला लफ्ज हो गया IAS 41 का, कौन सा लफ्ज? शीयरिंग। अच्छा, इसको हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। अच्छा, ये जो उतर रही है ये क्या है? वूल। ये जो उतर रही है ये क्या है?
वूल, और ये शीप है, और ये क्या है? शीप। अच्छा, अब पहला लफ्ज, शीप को बायोलॉजिकल एसेट कहते हैं, बोलें। शीप को शीप को क्या कहते हैं, बोले? बायोलॉजिकल एसेट। और वूल जो ये उतर रही है नीचे, वूल नीचे उतर रही है, इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बोले। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इस प्रोसेस, तू तो साइड पे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग या शेयरिंग या डिटैच करना, डिटैच करना, अलग करना। अब लफ्ज जरा बोलते रहे जो आपने सीखे। नंबर 1, शीप को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट। आई एम टचिंग इट, तो ये फिजिकल सब्सटेंस तो इसका है। शीप को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एसेट। ये जो वूल उतर रही है, उतरी हुई वाली को क्या कहते हैं? फोकस कर रहे हैं लास्ट पे, उतरी हुई को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। ओके, यार ये वीडियो जो है ना, आप उस पर डाल देना। अच्छा, दूध आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एसेट। और ये क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इधर मैंने आपको हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई, जाहिर बात है। एक बंदा होगा ना, दूध निकालेगा, नीचे बाल्टी रखी होगी, वो क्या होगा? हार्वेस्टिंग। इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसको सॉरी, इसे बायोलॉजिकल एसेट, इसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और अगर दूध निकाल रहा हो कोई बंदा, इसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। ओके, अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं। नोट्स निकालें, नोट्स नहीं मिले अब्दुल्ला, नोट्स नहीं मिले कुछ स्टूडेंट्स को। अब तो किताब का शुक्र है, पेज नंबर आपको मैं बता सकता हूँ क्योंकि किताब प्रिंटिंग में चली गई है और इंशाल्लाह 5-6 दिन में उम्मीद है आ जाए। तो ये पेज निकाल लें भाईजान, ये वाला पेज निकाल लें, पेज नंबर 496। 496 आपका भी रंगीन है? आपका नहीं रंगीन? 497 है ये पेज। हाँ 497 ये क्या है जी? शीप। शीप क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। ये जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसके बाद क्या चीज निकल रही है? वूल। वूल क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, अगली मिसाल जो मैं देता जा रहा हूं सिर्फ उनको देखने। एक लफ्ज और मैं बोलने लगा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। प्रोडक्ट डेट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। प्रोडक्ट, इससे स्वेटर बनेगा ना आगे, कोई धागा जो भी चीज बन रही है। प्रोडक्ट डेट रिजल्ट, ऊन होगी शायद, ये जो भी होगी। प्रोडक्ट डेट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर, बाद में वूल को इस ऊन में इन्होंने क्या कर लिया होगा? कन्वर्ट कर लिया होगा। अच्छा जी, अगली मिसाल, ये गाय क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। और ये बंदा मिल्क निकाल रहा है, तो मिल्क क्या है? मिल्क है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और मिल्क निकालने को क्या कहेंगे? हार्वेस्टिंग या डिटैच। और इन द एंड फिर मिल्क से आप चीज बनाएं, दही बनाएं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, नेक्स्ट, ये है फ्रूट ट्री। क्या है बोलें? फ्रूट ट्री।
ये है पिक्ड फ्रूट। क्या है? एक बंदा फ्रूट उतार रहा है, पिक्ड फ्रूट, और उसके बाद ये अफ्तारी के लिए आज मेरी तरफ से फ्रूट चाट। तो आगे आगे मूव करें। ये है फ्रूट को क्या कहेंगे भाईजान? फ्रूट को क्या कहेंगे? जल्दी बताएं। ना ना ना, चीजें मिक्स नहीं करनी, दोबारा सुन लें। शीप बायोलॉजिकल एसेट, उससे जो वूल उतर गई वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बस इसको छोड़ें, अभी इसकी टेंशन ना लें। ट्री, ट्री ट्री इसको ग्रीन कर देते हैं ना ऊपर से। ट्री बायोलॉजिकल, और ट्री से उतरा हुआ सेब। अब ये उतार लिया सेब, ये क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो जिस तरह गाय दूध देती है तो ट्री सेब देता है। बोले, गाय दूध देती है तो ट्री क्या देता है हमें? सेब देता है, अल्लाह के हुक्म से सेब देता है। क्लियर हो गया? तो बायोलॉजिकल एसेट हो गया और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। चलें जी, अब सवाल करना शुरू करें। अगर सेब खुद उतर जाए वो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। डिटैच नहीं किया, आप गए, सेब गिरा हुआ था, मिल्किंग नहीं की, दूध वैसे नहीं, वो तो नहीं हो सकता, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये लेक्चर नोट्स हैं किताब के एंड पे, इसमें आज जरा पहला सवाल ट्राई करें। पेज 521, पेज 521। फाइव सेवन, ओ हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप। पेज 570, मैंने अब बुक के रेलिवेंट पेजेस नोट्स में डाले हैं सिर्फ। सही कह रहे हैं आप, पेज 570। अच्छा जी, मिस्टर मेहनती प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। मिस्टर मेहनती ने आपको फॉलोइंग डिटेल, इंटेंजिबल्स बाय करेगा, टेंजिबल्स बाय करेगा या शीप्स बाय करेगा? शीप बाय करेगा तो उसके बाद ही बॉर्न भी हो सकती हैं, उससे वूल भी निकल सकती है। आपको पता है ये दूध अगले दिन दोबारा आया होता है भैंस में, ऐसा ही है। सेब अगले मौसम में दोबारा आए होते हैं, और भाईजान याद रखिएगा वूल भी दोबारा आ जाएगी। ये नहीं कि उसको बाल उतार दिए हैं बाप ने तो वो पूरी जिंदगी के लिए बाल उतर गए हैं, वूल भी दोबारा आ जाएगी। कितने लोगों को पहली दफा पता चला ये वूल ये होती है और इसकी शेयरिंग होती है? अच्छा, पहले से ही पता है। आप पढ़ें ये सवाल। ही परचेस्ड, इसने परचेज किए तीन शीप्स, 3-4 शीप्स। ही परचेज 3-4 साल वाली शीप्स। कितनी बूढ़ी हो चुकी थी? 4 साल। अब मुझे बताएं, आप जाके देखेंगे तो आपको शीपें कितनी नजर आएंगी? 3-4 नहीं नजर आएंगी। शीपें कितनी नजर आएंगी? 3। और आप याद रखने के लिए जब आप खरीदेंगे तो इसके ऊपर लिख देंगे ये 4 कितने की है जी? ये 4 साल की है। और एंड पे आपको मार्कर से इनके ऊपर लिखने लग पड़ेगा कि ये तो साल के एंड पे ये तो अब पहली लाइन का बस आपसे मतलब पूछ रहा हूं। ही परचेज 3 शीप्स। ही परचेज 3 शीप्स। हर शीप कितने साल की है? 4 साल की। किस दिन खरीदा? 1 जनवरी 2018। अच्छा, 4 साल हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। ही परचेज 3 शीप्स ऑन 1 जनवरी 2018। कितने की जी? ₹4 50,000 ईच। द किराया पेड वॉज 5,000 ईच। आपने रिक्शे वाले को कहा इसको ले जाओ, रिक्शे वाले ने कहा जी एक ही जाएगी, एक से ज्यादा मैं नहीं बिठाऊंगा। दूसरे रिक्शे को पकड़ा, तीसरे रिक्शे को पकड़ा, 3 रिक्शों पे 3 शीपों को डाला और 5-5 हज़ार रुपये किराया देके रवाना करा दिया। लोर। अच्छा, शीप कितने की पड़ी? शीप कितने की पड़ी? 50,000 की। किराया कितना पड़ा? 5,000।
अच्छा, आगे आपने नहीं पढ़ना। आपके जहन में जो पहली जर्नल एंट्री आ रही है वो क्या आ रही है? इंटेंजिबल डेबिट या बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा जी, कितने की आपने शीप खरीदी है भाईजान? 50,000 की। और आपने रिक्शे वाले को किराया कितना दिया है? 5,000। एक शीप आपको कितने की पड़ी? 55,000 की। 55,000 ज़रब कितनी शीप्स? 4 साल की उम्र को इग्नोर करें, उससे क्या करना है? 55,000 ज़रब 3 कितना आ गया? 1,65,000। ये क्या है जी? जर्नल एंट्री ऑफ बाइंग शीप्स। ये स्टैंडर्ड वाहिद ऐसा स्टैंडर्ड है पूरी अकाउंटिंग में जो कहता है कि आप इस आइडियोलॉजी पे नहीं चलेंगे। ये स्टैंडर्ड कहता है, IAS 16 में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि एक AC 50,000 का है, किराया 5,000 है, दूसरा AC 50,000 का है, किराया 5,000 है, तीसरा AC 50,000 का है, किराया 5,000 है, तो 55,000 ज़रब 3 AC 1,65,000 PP डेबिट कैश क्रेडिट। ये अप्रोच कहता है आपने पढ़ी होगी IAS 16 में, अपने पास रखो। ये अप्रोच आपने पढ़ी होगी इंटेंजिबल्स में, अपने पास रखो। कहते हैं मैं एक निहायत ही वक्री और अजीब सी अप्रोच लाने लगा हूं। कहते हैं आप जाके शीप को पकड़ो मुंह से। शीप को आप पकड़ो मुंह से और मुंह से पकड़ के इससे पूछो, अभी शीप तो आज कितना देके जा सकती है? अबे शीप तू आज कितना देके जा सकती है? क्या जान है तेरे में? बोल, कितनी जान है तेरे में? तू आज कितना देके जा सकती है? क्या देके जा सकती है? तेरी वर्थ क्या है आज? क्या आप ये सलूक किसी और स्टैंडर्ड में किसी और एसेट के साथ करते थे? आप इस तरह का सलूक खरीदते हुए नहीं करते थे एक चीज के साथ। आप ईयर एंड पे एक चीज के साथ ऐसा सलूक करते थे। इन्वेंट्री एनआरवी यही होती थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, माइनस कॉस्ट टू रिपेयर वगैरह भी होती थी अगर आपने रिपेयर करा के बेचनी है। तो आप क्या करते थे? आप जो है IAS 2 में इनिशियली ये काम नहीं करते थे। ईयर एंड पे आपके पास पड़े होते थे कैलकुलेटर। टीचर कहता था इसकी कॉस्ट क्या, आप कहते थे जितने के खरीदे। फिर टीचर कहता था इसकी एनआरवी निकालो। एनआरवी का मतलब ही ये होता है कि इससे पूछते हैं बता तेरे में जान कितनी है, तो कितना दे के जा सकता है आज। एनआरवी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहां लगेगा और खरीदते ही शीप को एनआरवी पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन एनआरवी का लफ्ज इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो एनआरवी का लफ्ज किस स्टैंडर्ड के साथ खास है। आप बता दें ये कैलकुलेटर आज कितने देके जा सकता है। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लेते थे एनआरवी में, वो मुंह हिलाते रहे साथ साथ। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लेते थे, माइनस कॉस्ट ऑफ रिपेयर, अगर कोई बटन वगैरह खराब हुए में, माइनस कॉस्ट ऑफ रिपेयर, माइनस कॉस्ट टू सेल, कोई कमीशन देना है, कोई और आपने ट्रांजैक्शन करनी है, कोई हो सकता है हुकूमत ने आपके ऊपर टैक्स लगाया हो, तो माइनस कॉस्ट टू सेल, वो आप इसमें से क्या कर देते थे? लेस कर देते थे। ये काम करते थे ईयर एंड पर या इन्वेंट्री खरीदते ही? इन्वेंट्री खरीदते ही नहीं, खरीदते ही तो कॉस्ट रिकॉर्ड करते थे। ये काम कब करते थे? ये ऐसा स्टैंडर्ड है वाहिद IAS 41 जो कहते हैं खरीदते ही एसेट को किस पे रिकॉर्ड करो? एनआरवी पे। और एक बात मजे की सुन लें, एनआरवी का जो फॉर्मूला था वही यहां फॉर्मूला होगा, लेकिन इसका नाम होगा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। यानी खरीदते ही हम एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
अच्छा, कॉस्ट टू सेल में आपने नहीं मुझे बताना क्या क्या चीज़ें आएंगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं खुद ही बताता जाऊंगा, और अभी कोई सवाल भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीज़ें आनी है। कॉस्ट टू सेल में आमतौर पे कोई कमीशन वगैरह आ जाते हैं जिससे आपने बिकवाना हो, कोई गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह, लेवीज वगैरह इसे कहते हैं, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह, इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं कॉस्ट टू सेल में। अब आप शीप से पूछेंगे, शीप तू बता आज तू कितने की है, ये इसकी फेयर वैल्यू हो गई। और अगर तुझे बेचें तो कितना कमीशन किसी को देना पड़ेगा, अगर तुझे बेचें तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर बेचें तो ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन वो एक लंबी बहस है, वो स्टैंडर्ड में बार बार करेंगे, इसलिए कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना ये आपने अभी नहीं पूछना, विद द टाइम चीजें कवर होती रहेंगी। अब आप सवाल पढ़ें और सवाल में पहली लाइन पढ़ें, ही परचेज, मैं नोट करने का टाइम दूंगा अभी, ही परचेज ऑन 1 जनवरी 2000 फॉर ₹50,000 ईच, द किराया पेड वॉज if entity sell them today, आज तो कितना दे के जाएगी, if entity sell them to, तो भजन बिकेगा 50 का, क्योंकि अभी 50 का लेके आए, बिक तो 50 के जाएगा, फेयर वैल्यू तो 50 की रहेगी, फेयर वैल्यू में चेंज नहीं आया करेगी, खरीदा बाजार से 50 के तो बिकेगा भी इंशाल्लाह 50 का ही। If the entity sell them today, it will be charged with a sales commission of 2% and a government levy of, government levy से मतलब गवर्नमेंट टैक्स है, इनकम टैक्स के अलावा ये कोई टैक्स होते हैं, a government levy of 1% on sales। अच्छा मुझे बता दें, ये शीप हमारे पास है, ये वाली है ये शीप, या ये वाली है या ये वाली है, ये शीप हमारे पास है या बिक गई है? अगर बिके तो याद रखिएगा ये डेटा एस्टिमेटेड होता है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। अगर बिके, एनआरबी में भी यही होता था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड का लफ्ज़ याद है, एनआरबी में टीचर लिखवाते थे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। इफ एंटिटी सेल देम टुडे, अगर हम इस जानवर को कब बेच दें? आज। इट विल बी चार्ज विद सेल्स कमीशन ऑफ 2% एंड अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 1%। बताएं ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर हो गई है या होगी? अच्छा, जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है ना, उसे मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, और जो आपका खर्चा हो सकता है बेचने पे, उसे मैं किससे हाईलाइट कर रहा हूं? ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं। हमने एसेट को मेजर करना है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? दो चीजें हैं, 2% सेल्स कमीशन और 1% गवर्नमेंट लेवी। अच्छा बताएं जी, बाकी जो किराया पे किया 5,000, इसका भी मैं बताता हूं क्या करना है। कितनी शीप्स हमने बाय की हैं? 3 शीप्स। एक शीप की फेयर वैल्यू 50,000 रुपए। एक शीप की फेयर वैल्यू क्या आ गई? 50,000 रुपए। अच्छा, टोटल कितना आ गया? 1 लाख। जरा देखते रहना, आपने देखते रहना, फोकस। चलो ठीक है, अभी नोट्स रख दो साइड पे। इधर देखो दोबारा। फेयर वैल्यू 3 शीप्स की कितनी है? एक की, सबकी। अच्छा, कमीशन 1,50,000 का 2% कितना? 3,000। 1,50,000 का कितना? अब इसको बार बार 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 की है। कितना आ गया? 15। व्हाट इज फेयर वैल्यू? 150। व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? ये खर्चा हो गया है या होगा? अगर मैं शीप बेचूं तो ये खर्चा होगा। ये IAS 41 आने से पहले लोग क्या करते थे? शीप जितने की खरीदते थे उतने से डेबिट करते थे। IAS 41 ने बिल्कुल नई मेथोडोलॉजी दी, उसने कहा जितना आज शीप दे के जा सकती है उस पर डेबिट करो। ओके, बताएं जी क्या जवाब आ गया? 145 500। इस पर हम अपनी शीप को क्या करेंगे?
डेबिट करेंगे। नोट करने से पहले जरा आपने एंट्री मुझे पूरी करने देनी है। शीप या बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कितने से जी? एसेट है ना, डेबिट होगा। वर्किंग 1 किस पे मेजर किया है हमने? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट सेल। क्या प्राइस आ गई है? क्लियर? अच्छा, अब आपने सवाल को एक और एंगल से पढ़ना है। आप मुझे बताएं, जिससे यकम जनवरी 18 को आप शीप्स खरीदने गए हैं, आपकी जेब से कितने पैसे गए? इस एंगल से सवाल को पढ़ें। आपकी जेब से कितने पैसे गए? ही परचेज 3 शीप्स ऑन यकम जनवरी 18 फॉर रुपीज 50,000 ईच एंड द किराया पेड वॉज, क्या पेड को अंडरलाइन करें? क्या ये आपकी जेब से जा रहे 5,000? क्या ये 50,000 फर्ज करें, ये 50,000 आप बकरा मंडी में गए हैं, वहां पे जाके आपने जिस बंदे को दिए हैं, मियाँ वाली से बड़े जबरदस्त किस्म की शीप्स लाया हुआ है, ये उस बंदे को आपने 50,000 दिए हैं, तो आपकी जेब से 50,000 पर शीप गया और आपकी जेब से 5,000 भी पर शीप गया। ये है आउटफ्लो। पहले हम आउटफ्लो पे रिकॉर्ड करते थे आईएएस 16 में चीजों को, इधर आउटफ्लो पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब एंट्री की दूसरी साइड, कैश। कैश कितने की खरीदी? 50 की। कितना कराया? 5। टोटल 55,000। कितनी शीप्स? 3 शीप्स। तो 3 शीप्स तो टोटल 160। तो एक मसला आया कि जर्नल एंट्री पहली वाली ही टैली नहीं किया करेगी। अब स्टैंडर्ड बनाने वालों से लोगों ने इसका हल पूछा, तो स्टैंडर्ड ने कहा भाईजान डिफरेंस को डाल दें। बोले 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 बोले, डिफरेंस को डाल दें एक्सपेंस में, P&L में डाल दें। स्टैंडर्ड कहता है बाढ़ में जाए तुम लोगों की एंट्रीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम जो भी डिफरेंस आए आते आए हमारी बिला से, इसको कहां डाल दो? P&L में डाल दो। बोलें जी कितना डिफरेंस आ रहा है? P&L बैलेंसिंग 19,500। 19,500 को खर्चे में डाल दो। अच्छा, ये जो था इसको 3 से मल्टीप्लाई तो कराना था ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि कैश वाली फिगर में कौन सी चीज आया करेगी? आउटफ्लो। क्या आया करेगा? आउटफ्लो। अब 2 रूल आप सुन लें। पहला रूल, एसेट को किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। कैरेजिन नहीं डालेंगे इसमें, नहीं डालेंगे, डालेंगे नहीं कैरेजिन, उल्टा कुछ निकालेंगे। ये निकालना बिल्कुल नया नहीं है। एनआरवी की 100% कैलकुलेशन इसी तरह होती थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इसी तरह उसकी जो है सारी कैलकुलेशन होती थी। तो एसेट किस पे मेजर होगा? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। और उसके बाद पैसे जेब से कितने जाएंगे वो सवाल बता दिया करेगा। सवाल के मुताबिक कितने पैसे जेब से गए? 50,000 जमा 5,000, 55,000 जमा 3, 1,65,000। और डिफरेंस जो आया करेगा उसको कहां डाल दिया करेंगे? P&L में। नोट कर लें पहली एंट्री, यकम जनवरी 2018। वेरी सिंपल अकाउंटिंग।
अच्छा, इसकी वजह से थोड़ी सी हल्की सी ऐसे लॉजिक भी सुन लें। इधर देखिए 1 मिनट, हमारे पास कितने वाली चीज़ है? हमारे पास कितने वाली चीज़ है? 1.5 लाख वाली चीज़ है ना। आप ज़रा थोड़ा सा विजुअलाइज करें, आप विजुअलाइज करें, ये शीप्स पड़ी हुई हैं, ये एक शीप है आपके पास, इसी तरह की दूसरी शीप है और इसी तरह की तीसरी शीप है। ये 3 शीप्स आपके पास पड़ी हैं। आप आए, आपने इनके सर पे हाथ फेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बाग लगाए, माशाल्लाह। आपने इनके सर पे हाथ फेरा। आपने जब इनके सर पे हाथ फेरा तो आपको पता है तीनों 50-50 हज़ार की हैं। तो तीनों कितने की हैं? 1.5 लाख की। तीनों कितने की हैं? तीनों की तीनों बोली अगर हमें बेचोगे तो खर्चा करना पड़ेगा, अगर हमें बेचोगे तो खर्चा। ये खर्चा कितना है? 4,500। ये खर्चा कितना है? 4,000। सोचें खर्चा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? 4,500 खर्चा करना पड़ेगा या 1.5 लाख ऐसे ही जेब में आ जाएगा? 1.5 लाख ऐसे ही जेब में आ जाएगा या 4,500 का खर्चा करना पड़ेगा? करना पड़ेगा खर्चा 4,500 का। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एक और खर्चा आप कर रहे हो, वो रिक्शे वाले को पैसे दे रहे हो जिससे मंगवाई थी, एक और खर्चा आप कर रहे हो, और वो खर्चा तो हो चुका है, ये तो होगा वाले थे ना, और वो खर्चा हो। आप जरा विजुअलाइज करें, थोड़ी सी अकाउंटिंग जरा जहन में बनाने की कोशिश करें। उधर आपने 15,000 रिक्शे वाले को दिए हैं, 15,000 कहां से आ गए? 5,000 ज़रब 3, 5,000 3, 15,000 उधर रिक्शे वाले को दे आए हैं, वो भी आपको डस पड़ गई। डस पड़ गई कहते हैं, डस पड़ गई को नुकसान को कहते हैं। 15,000 आप रिक्शे वाले को दे आए हैं, वो भी आप 15,000 रिक्शे वाले को देके आपने रवाना कर दिया। तीनों शीप्स यहां पड़ी हैं, 15,000 वो आपका डूब गया। और आज अब शीप से कह रहे हैं चलो मैं तुम्हारे से जान छुड़ाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। शीप्स ने कहा हमें भी ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। अब आप शीप्स को जब बेचेंगे तो क्या फर्दर ये खर्चा करना पड़ेगा? जब ये फर्दर खर्चा करना पड़ेगा तो भाईजान ये भी तो खर्चा है। आप बता दें ये खर्चा कितना है? 3,000 ये करना पड़ेगा, 1,500 ये करना पड़ेगा, 4,500, और 15,000 का खर्चा और हुआ तो ये 19,500 का ये खर्चा बन रहा है। लेकिन इस तरह आपने पेपर में नहीं सोचना, आपने हमेशा बैलेंसिंग को कहां डाल देना है? P&L में। अच्छा, रूल नंबर 1, बायोलॉजिकल एसेट शुड इनिशियली बी, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट नहीं है थे, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट नहीं है इधर। बायोलॉजिकल एसेट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल की कई एग्जांपल्स हैं, थोड़ी थोड़ी करके मैं दूंगा। फिलहाल मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस और कमीशन। ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकती है या नहीं, ये अगली बातें हैं, थोड़ी थोड़ी करके, अभी नहीं। ओके, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन जो मंगवाने की है, इधर तो शायद वो है ना जो बेचने की है। वो ट्रांसपोर्टेशन जो मंडी से लेके आने की है हमारे घर तक, वो ट्रांसपोर्टेशन जेब से तो चली गई है ना। तो बायोलॉजिकल एसेट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू माइनस, एंड कैश विल बी क्रेडिटेड विद द फिगर ऑफ आउटफ्लो। फिजिकल होगा जो आपकी जेब से जा रहा होगा, आउटफ्लो फिजिकल होगा जो आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। बैलेंसिंग विल बी चार्ज टू P&L। अब यार माशाल्लाह 4 साल की शीप्स हैं, तो ब्रीडिंग श्रीडिंग की वजह से ये बेबी भी दे सकती हैं। आप जरा पढ़ें, इंटरनली जनरेटेड कहां से आ गया? पॉइंट 2 ऑन 30 जून 2018, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद बेबी न्यू ही होता है बेबी जी, होंगे ही है सवाल बनाने वाला। आ न्यू बेबी लैम्ब, लैम्ब कहते हैं, लैम्ब बेबी को कहते हैं लैम्ब। किसके बेबी को? बफलो के, शीप के बेबी। अ न्यू बेबी लैम्ब, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। अभी वूल की बात नहीं हो रही, बेबी लैम्ब पैदा। अ न्यू बेबी लैम्ब आ गई, वॉज बॉर्न हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 4,000। देखें कैसे देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं। हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 4,000। मां बड़ी महंगी है, 50,000 यही सोच रहा होगा ना। और इस बेचारे बच्चे की कीमत 4,000, फुल स्टॉप। कॉस्ट टू सेल इज, अगर इसको बेचो तो इसकी कितनी कॉस्ट टू सेल है? हो सकता है कोई गवर्नमेंट लेवीज या कमीशन वगैरह कम लोग लेते हों, परसेंटेजेस में उसने नहीं दिया। कॉस्ट टू सेल कितनी? ये हो गई है या टू सेल है? होगी। तो भाईजान जो होगी वो भी हम यहां लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सारे जो चीजें आ रही हैं आउटफ्लोज के अलावा, ये भी तो कॉस्ट टू सेल थी ना, 2%।
ये 1% भी तो कॉस्ट टू सेल थी, और ये भी क्या है, कॉस्ट निकालनी पड़ी या एज इट इज दे दी। अब वर्किंग टू तो मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं, अगर आपने टाइम ज़ाया करना तो कर लें। वर्किंग टू बेबी। अच्छा जी, लिखें इसकी फेयर वैल्यू। बेबी की फेयर वैल्यू 4000। अगर आज बेबी से भी जान छुड़ा लें तो कितनी कॉस्ट टू सेल है, 500। जी भाईजान ने छींक ले ली, अब आगे चलते हैं। सॉरी यार, सॉरी। कितना, 3500। जी 30 जून 18। बोले जी। एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट कर जो मर्जी कर दें, बायोलॉजिकल एसेट कर दें, जो मर्जी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर मैंने ऊपर बायोलॉजिकल एसेट ब्रैकेट में लिखा है, इधर मैंने बाहर लिख दिया है। लैम्ब रख दें या लैम्ब करके वो कर दें, जो मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, all biological assets should initially be measured at fair value minus cost to sell, whether it be baby or it be mother or it be father, they should initially be measured at fair value minus cost to sell. So what is the initial measurement, 3500। जी भाईजान, क्रेडिट कैश किसको, अल्लाह को भेजा कैश, किसको दिया कैश यार। अब बेबी निकलने का प्रोसेस सोचें। अब बाबू, अब मैं क्या कहूँ, कैश किसको दिया, कैश किसी को भी नहीं दिया ना कैश। अब बोल फिर क्या करें, खुश हो बस। गेन डाल दें किधर, P&L में। कितना जी, 3500। बेबी शीप या बेबी लैम्ब डेबिट और P&L क्रेडिट। अभी किसी ने क्लास के बाद आने, और क्लास के बाद उसने आगे पूछे, ये तो डॉक्टर साहब से निकलवाई थी और डॉक्टर साहब ने 200 रुपया मांग लिया था, तो वो खर्चों में डाल दें भाई। फिर स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ, फिर खर्चों में डाल दें, वो अलग से एंट्री कर दें। एक्सपेंस पे टू डॉक्टर डेबिट, कैश क्रेडिट, वो अलग से खर्चों में डाल दें। लेकिन क्या चीज नहीं, देखें एंट्री हमेशा आपने नेट ऑफ कॉस्ट से सेल करनी है। इनिशियली मेजर करने, अच्छा इसको इसी पैटर्न पे लेके चलें आप लोग, इसी पैटर्न पे लेके चलें। एसेट्स को इनिशियली किस में मेजर करना है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। क्या ये परचेज है या बॉन है, बॉन है। अगर बॉन है तो क्या मैंने बाजार में जाके किसी से खरीदी, क्या मैंने रिक्शे वाले को किराया पे किया, व्हाट इज माई आउटफ्लो, उसी पैटर्न पे एंट्रीज कर लें। बैलेंसिंग विल बी टेकन टू P&L। तो इनिशियली मेजर किस पे करें, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। कैश आउटफ्लो ना खरीदने का ना ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी फिगर डाल दें P&L। बैलेंसिंग कितनी जी, 3500। नेक्स्ट आगे चलें। पॉइंट थ्री ऑन 25 दिसंबर 2018, कब, साल खत्म होने से 5-6 दिन पहले, वूल वॉज शीयर्ड। तो भाईजान आप समझ लें ये 25 दिसंबर की तारीख है। ये किस दिन की तारीख है बोले, 25 दिसंबर की तारीख है। तो 25 दिसंबर को हम क्या कहेंगे, काबू नहीं आ रही, नहीं, क्या कहेंगे, वूल वॉज शीयर्ड। आप बता दें इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ये नीचे जो है वो अच्छा खासा इकट्ठा कर लेते हैं हम। अच्छा ये जो सारा इकट्ठा हुआ है, ये जो सारा इकट्ठा हुआ है, ये तो दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसकी क्या एंट्री करें,
भाईजान लगे हुए की एंट्री नहीं है। ये जो साथ लगा हुआ था ना उसकी एंट्री नहीं है, ये किसकी एंट्री है? हार्वेस्ट होने के बाद की एंट्री है। जमीन पे पड़ा हुआ है वूल, उसे जपियां डालें जमीन में जो वूल पड़ा हुआ है, क्या कहें उसे? मेरा वूल डेबिट बोले। मेरा नहीं है, मेरा भी नहीं है वो, यानी कि मेरी पोजेशन मींस मेरा वूल डेबिट। किस दिन? 25 दिसंबर 2018। बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बस इसका नाम ही लिखा करें, इसका डायरेक्ट नाम लिखा करें। जो भी चीज आई है, मिल्क आई है मिल्क डेबिट, वूल आया वूल डेबिट, वूल डेबिट। और अगेन कैश, किसको कैश, किसको कैश? अगेन वही सवाल आया ना, किसको कैश? ये 100-200 रुपए लेके कर देगा, इसकी टेंशन नहीं है। कैश ये भी अल्लाह की तरफ से ही आ रहा है, ये इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं है। तो वूल जब शेयर होगा या मिल्क जब निकलेगा तो मिल्क डेबिट, P&L क्रेडिट। तो जो बेबी बॉर्न होने की एंट्री वही वूल की एंट्री, वूल डेबिट। अच्छा यार, वूल को भी ना फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं। वूल से भी यही सवाल पूछते हैं कि तू आज कितना दे के जा सकती है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ऑन 25 दिसंबर 2018 द वूल वॉज शेयर्ड फ्रॉम द मेच्योर शीप। जाहिर बात है यदि ना वूल कटन लग जाओ जान ही निकल जानी है, वूल कट दे। वूल वॉज शेयर्ड फ्रॉम मेच्योर शीप, ऊपर वाली शीपें, विच हैड अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। लोग इतना आसान करता जा रहा है, सब कुछ ही देता जा रहा है। विच हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ, कॉस्ट टू सेल अलग से नहीं दी, तो वर्किंग की भी जरूरत नहीं जी। कितना? 5000। ओके जी, इस वक्त हमारा स्टेटस क्या है? 4 शीपें खड़ी हैं हमारे पास, प्राडो एक मेहरान है, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल है। तो इस वक्त स्टेटस हमारा ये है, 4 शीपें हैं, 3 शीपें, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, वर्ड्स आर टू बी टेकन बैक। 3 शीपें खड़ी हैं, एक शीपी, एक लैम खड़ी है हमारे पास, और एक वूल खड़ी है। अच्छा, ईयर एंड क्या होगा? 31 दिसंबर। ईयर एंड क्या होगा? 31 दिसंबर। मेरे ख्याल से 31 दिसंबर को हम इसके सर पे हाथ फेर के माशाल्लाह बड़ी होगी, ये कहेंगे इसको। और ये जो थी इनकी तो लाइफ रुकी रहेगी ना, माँ की लाइफ रुकी रहेगी। लाइफ तो जितनी मर्जी जोर लगा लें, लाइफ तो बढ़ जाती है। सोचें, लाइफ तो रुक नहीं सकती ना। तो अब बता दें, जब साल का एंड आएगा तो ये जो आपकी तरफ देख रही है, ये कितने साल की होगी? साल के एंड पे माशाल्लाह कितने साल की हो जाएगी? 5। ये तीनों, बल्कि तीनों बहनें कितने साल की हो जाएंगी? 5 साल की। और ये जो छोटा मोटा है 2 साल का। माशाल्लाह इसने स्पीड छिकी भी है 2 साल का। भाई छोटा भाई पूरी जिंदगी छोटा रहता है, जो मर्जी कर ले, CA कर ले, BA कर ले, छोटा छोटा ही रहता है। अच्छा तो अच्छा जी, 1 जनवरी 18 को जरा बताएं, ये 3 कितने की थी? अब ये कितने की होंगी? 5 साल की। और 30 जून 18 को, आपको पता है ये बिल्कुल मिड ऑफ ईयर में पैदा हुई अल्लाह के हुक्म से, एग्जैक्ट 30 जून को पैदा हुई। तो ये सवाल वाले ने आसानी कर दी हमारे लिए। तो ये 6 महीने माशाल्लाह बड़ी होगी। डन। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फेयर वैल्यू लेस इज एज डेट 31/12/18। एक लैम्ब है भी हमारे पास, वैसे एक ही लैम्ब एक है। चाचू वापस आ जा, ये टैक्सी की टांगे नजर आ रही है। एक लैम्ब ऑफ, ये 0.5 ईयर्स क्यों दिया इसने? जी बिल्कुल, ये 30 जून 18 से 31 दिसंबर 18, 6 महीने की होगी ना माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह कितने की होगी? अब 12,000 की लेवल है यार। अच्छा,
बस लेके आप भी रख लें 2 4 घर में। अच्छा 31 दिसंबर 18 को एक 5 साल क्यों दे रहे आप हमें? हमारी तो 4 साल वाली हैं यार। नशा तो नहीं किया हुआ ना हमने, पता तो चल ही जाएगा। ये 5 साल वाली हमारी होंगी, क्योंकि पहले साल के शुरू में कितने की थी? 4 साल की। और इधर कितने साल की हैं? तो ये लाइन खींच लें इधर से, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये बाय डिफॉल्ट 5 साल की हो जाएंगी। जो मर्जी कर लें आप, इन्होंने होना ही होना है 5 साल की। और ये वाली लाइन खींच लें, 30 जून वाली कितने महीने की होगी? 6 महीने की। अच्छा ये पर शीप है या ओवरऑल है? अब क्या करना पड़ेगा हमें? कल क्या करना पड़ेगा? ये कैरी डाउन्स टाइप आ जाएंगे और ये ब्रॉड डाउन्स टाइप आ जाएंगे, या एडिशंस टाइप। इन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस। और वैसे आपको क्या लग रहा है, महंगी हो गई हैं सस्ती हो रही हैं? महंगी हो गई हैं। तो कल भी कोई गेन आएगा, ईयर एंड पे भी गेन आएगा, तो कल उसकी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, आज तो बस वही 2 सवाल आपने करने हैं जो IS 38 वाले हैं।